नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजीव भास्कर है। और आजकल हम लोग मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पे काफी कोल क्राइसिस के बारे में सुन रहे हैं। इस क्राइसिस पे समझने के लिए एक एक्सपर्ट की भी आवश्यकता हुई। मेरा लास्ट वीडियो भी इस पे आया था, लेकिन मैंने सोचा कि किसी एक एक्सपर्ट को बुला के इसको और गहराई से समझा जाए कि आफ्टर ऑल ये कोल क्राइसिस है क्या और कितने लंबे टाइम तक ये प्रिवेल करेगा। तो इसी कड़ी में आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं रजनीश सेतिया जी। रजनीश सेतिया का एक बहुत ही वास्ट और रिच एक्सपीरियंस है पावर सेक्टर के जनरेशन सेक्टर में। ये पिछले 20 सालों से करीब जनरेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं। आज हम इस कोल क्राइसिस को लेके सेतिया जी से और थोड़ा इन डेप्थ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और इनके 20 साल के एक्सपीरियंस का फायदा उठाएंगे। रजनीश जी, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एसकेबी ऊर्जा पर। रजनीश जी, मैं आपसे कुछ बेसिक चीजें ये जानने की कोशिश करूंगा पहले तो कि मॉनसून के टाइम पे स्पेशली इस तरह की कोल क्राइसिस की प्रॉब्लम आया करती थी, तो अब की बार स्पेशल ऐसा क्या हुआ है कि ये इम्पैक्ट ज्यादा आया है इसका? थैंक यू भास्कर जी। आई थिंक आपने जो गिवन इंट्रोडक्शन पूरा डिटेल में दिया है, एंड आई एम इन दिस सेक्टर फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स और सो। अब मुद्दे की बात करते हैं कि इशू या कंसर्न क्या रहे हैं। कंसर्न क्या है कि नॉर्मल कोर्स में मानसून सीजन में फ्रॉम जुलाई टू सितंबर नॉर्मल कोर्स में कोल इंडिया की सप्लाईज परसेंटेज कम रहती है। एज पर द FSAs नॉर्मली कम ही रहती है, बट इस बार देयर वाज टू थिंग्स व्हिच वर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। फर्स्ट ऑफ ऑल, ड्यू टू अ पैंडेमिक, रिवाइवल ऑफ द इकोनॉमी इज हैपनिंग आफ्टर द पैंडेमिक। उसके बाद में PLF ऑफ ऑल द पावर प्लांट्स आर गोइंग वेरी हाई, एंड सेकेंडली स्पेसिफिकली नॉर्थ इंडिया की स्टेट्स में एग्रीकल्चर का लोड रहता ही है, तो वो भी कंसिस्टेंट था। और बारिश जो हो रही थी वो कंसिस्टेंट ही नहीं हो रही थी, बीच बीच में 15 डेज तक बारिश नहीं हुई, फिर एकदम बहुत ज्यादा हो गई। तो उसके चलते हुए क्या हुआ कि जब बारिश नहीं होती थी तो PLF वाज गोइंग वेरी हाई। एंड सेकेंडली, इंपोर्टेड कोल की जो इंटरनेशनल प्राइसेस है विच हैज गॉन ऑलमोस्ट 3 to 4 टाइम्स नाउ, उसके चलते हुए देयर वाज सम ऑफ द प्लांट्स, देयर आर सम ऑफ द इंपोर्टेड कोल प्लांट्स व्हिच वर नॉट सप्लाइंग द पावर। सो एक तरफ तो PLF बढ़ रहा था। सेतिया जी, मैं यहाँ पर अगर मैं अभी तक समझ पाया हूँ आपकी बात से, तो उस समय इसका पेंडेमिक का भी इस पे असर आया। पेंडेमिक के टाइम पे जब पेंडेमिक टाइम खत्म हुआ तो कुछ इकोनॉमिक ग्रो करने के बाद प्लांट्स का PLF बढ़ा, यानी कि प्लांट लोड फैक्टर बढ़ा, यानी कि प्लांट उसमें काफी ज्यादा हाई लोड पे प्लांट चल रहे थे। और उस समय बारिश जो आप बात कर रहे हैं कि इनकंसिस्टेंस हो रही थी, मतलब इसका मतलब ये था कि जब बारिश नहीं हो रही थी उस समय प्लांट लोड फैक्टर PLF बढ़ जा रहा था, यानी कि रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जा रही थी। उसके बाद फिर पेंडेमिक से मार्केट खुलने से कारण से और PLF बढ़ा। यही मेरे ख्याल से आप समझ पा रहा हूँ जो आपसे मैं राइटली पुट फॉरवर्ड भास्कर जी, ऐसा इसमें ही था। आपने जो अभी बात कही इंटरनेशनल मार्केट में जो कोल प्राइसेस बढ़ने की बात, वो क्या इशू है और वो इस पे कैसा इंपैक्ट डाला है, उसको थोड़ा सा डिटेल में बताइएगा प्लीज। इंटरनेशनल जो प्राइसेस हैं, आप सेम थिंग हैपन जो इंडिया में हुआ है पैंडेमिक के बाद, ग्रोथ बढ़ी है। सिमिलर थिंग इज हैपनिंग इन द इंटरनेशनल मार्केट ऑन द वर्ल्ड आल्सो, एंड उसमें ही एनर्जी के जो रिक्वायरमेंट है ऑल ओवर वर्ल्ड बढ़ी हुई थी। नॉट इन इंडिया, यूरोपियन कंट्री, चाइनीज आर आल्सो इन रिक्वायरमेंट ऑफ मोर ऑफ एनर्जी। उसके चलते हुए जैसे अपने ऑयल के प्राइसेस बढ़े हुए हैं, सिंपल फैशन में गैस के प्राइसेस बढ़े, एंड देन द सब्स्टिट्यूट जो है कोल, उसके प्राइसेस भी बहुत बढ़े हुए थे। इट इज ऑलमोस्ट गोन 3 टाइम्स नाउ। सो इन दैट सिनेरियो, प्राइसेस बढ़ने से क्या हुआ कि जो इंडिया के जो पावर हाउसेस हैं जो इंपोर्टेड कोल के बेस पे हैं, तो इंटरनेशनल मार्केट के साथ में अपना कोल लेके वो लोग अपने प्लांट को रन करते थे, दे कुड नॉट एबल टू सस्टेन दैट, बिकॉज हमारे यहाँ पे क्या है कि रेगुलेटेड मार्केट है। आप प्राइस को, जो टैरिफ को, एनर्जी चार्जेस को यू कांट इंक्रीज ऑटोमेटिकली। बात जो आउट ऑफ इंडिया या यूरोपियन कंट्री में क्या है कि उसमें प्राइसेस आर लिंक्ड टू योर एनर्जी प्राइसेस। मैं एक थोड़ा सा सीता जी, थोड़ा सा स्टैटिस्टिकल अगर डेटा पे जाऊं, तो जो आपने कहा कि इंपोर्टेड कोल पे भी डिपेंडेंट है, तो हमारे यहाँ टोटल जो इस समय इंस्टॉल कैपेसिटी है डेट इज अराउंड 370-380 गीगावाट। तो इसमें से 70% या 67% तक की थर्मल एनर्जी पे हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं। तो
कोल पे हमारे यहाँ कितना डिपेंडेंसी कोल, इंपोर्टेड कोल पे है, ये एक थोड़ा सा कुछ आइडिया बता पाएंगे आप? Imported coal pay in today's scenario is around about 25 to 30,000 megawatt is on imported coal, and similar fashion में 25 to 30 megawatt is on gas also. Okay. And normally in the monsoon season supplies are less from the coal India. तो उसके चलते हुए they could not able to supply the requisite amount of the coal to the powerhouses, and that led to a coal shortage scenario. और जितना भी पावर हाउसेज में स्टॉक था that start depleting. So वो स्टार्ट तो वो अगस्त के एंड में ही हो गया था. हाँ, मैं यही कहना रहा था कि वो डेटा से आ रहा है पकड़ में कि वो अगस्त के एंड में ही कुछ शॉर्टेज का सिनेरियो था। अच्छा सीतिया जी, एक चीज मैं और जानना चाहता हूँ कि आपने कहा कि हम लोग इंपोर्टेड कोल पे भी डिपेंडेंट है और इंडिजिनस कोल पे भी डिपेंडेंट है, तो टोटल हमारी पर डे की लगभग, जैसे आप जनरेशन से जुड़े हुए हैं, लॉजिस्टिक्स भी देखते हैं, तो टोटल एक दिन की कितनी कोल की रिक्वायरमेंट हमारी होती है? राउंड अबाउट जो आज की डेट में जो जितना पीएलएफ चल रहा है उसके अकॉर्डिंगली पर डे का रिक्वायरमेंट 1.9 मिलियन टन का है. ओके, If 1.9 all मिलियन the टन। plants are running. Yes, मतलब 19 लाख टन का हमारा रिक्वायरमेंट है. And against that जी हम रिक्वायरमेंट जो सप्लाईज थी that was in the tone of 1.5 to 1.6. So there were a deficiency of almost 0.4 to 0.5 million ton. Okay. And it was higher in the monsoon season. Now with the augment of supplies from the coal India, it's getting reduced now. अच्छा सीतिया जी, एक चीज मैंने अखबार में और पढ़ी थी, मीडिया में आई थी, कैप्टिव माइनिंग के बारे में। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कैप्टिव माइनिंग का इसमें क्या रोल रहा है, और कैप्टिव माइनिंग एक्चुअली होती क्या है और वो कैसे काम करती है? क्या इम्पैक्ट है कैप्टिव माइनिंग का इस पे? कैप्टिव माइनिंग भास्कर जी, आज से जो बिफोर दिस ऑप्शन ऑफ माइनिंग हैज हैपन, उससे पहले क्या था कि गवर्नमेंट जो भी ऑप्शन करती थी, जो एलोकेट करती थी माइनिंग को, दैट वाज फॉर स्पेसिफिक पर्पस ओनली. स्टील प्लांट को करते हैं तो स्टील प्लांट में यूज कर सकते हैं. पावर प्लांट की कोई कैप्टिव माइन है तो पावर प्लांट में यूज कर सकते हैं वो. दे कांट टेक द कोल आउटसाइड एंड सेल ऑन ए कमर्शियल टर्म एंड कंडीशन. बट लास्ट 1.5-2 years में जब द गवर्नमेंट हैज कम अप विद ऑप्शन जिसमें कैप्टिव कोल माइन की ऑप्शन हुई, एंड इन दैट ऑप्शन people can mine, the business houses can mine it, they can use it, or they can commercially sell that coal also. But all these mines always take some time to explore. तो होती है mine, but उनका प्रोडक्शन चालू होने में it takes some time. तो ये जो पूरा जो कोल माइनिंग का ऑप्शन हुआ है, that has happened in last 1.5-2 years only. फिर पेंडेमिक के चलते हुए उसमें बहुत ज्यादा मतलब मटेरियलाइजेशन प्रोडक्शन में नहीं हो पाया. उसके चलते हुए जो एक्सपेक्टेड था कि इन माइन से हमको प्रोडक्शन मिलेगी, दैट कुड नॉट एबल टू बी डन. एंड फिर इसमें एमओएफ, क्लीयरेंस, लैंड एक्विजिशन, ये सब इशू रहते हैं, जिसके चलते हुए इट टेक्स सम टाइम टू मटेरियलाइज द प्रोडक्शन फ्रॉम ऑल दीज कैप्टिव माइंस. एंड उसके चलते हुए जो सपोर्ट हमको कैप्टिव माइन से मिलना चाहिए था पावर हाउसेज को या बाकी नॉन पावर हाउसेज का, that was not there at this particular coal shortage scenario. तो रजनीश जी, अच्छा मैं एक चीज से पहले एक चीज और पूछना चाहूंगा कि लॉजिस्टिक्स के बारे में, जैसे कि दो तरह के पावर हाउसेस बताए जाते हैं जनरेटिंग स्टेशंस पे, एक होते हैं पिक हेड और एक होते हैं जो कि रेलगाड़ी से जिनको कोला पहुंचता है, जो दूरी पे होते हैं। ये थोड़ा सा बताइए कि पिक हेड क्या होते हैं और जो दूरी पे होते हैं उनको कोला कैसे पहुंचता है, और एक रेलगाड़ी में टोटल कितना कोला जाता है, वो थोड़ा सा मुझे लॉजिस्टिक्स के बारे में बताइए जरा। जो पिटहेड प्लांट्स होते हैं विच आर इन नियर टू द वी कैन से 20-25 किलोमीटर टू द माइंस में रहते हैं, वो नॉर्मली पिटहेड प्लांट्स होते हैं जिसमें नॉर्मली एमजीआर, मैरी गो राउंड के बेसिस पे कोल जाता है. मींस एक रेक होता है, वो मतलब कोल कंपनी से लोड होके उस पावर प्लांट में जाता है, एंड इट कम बैक टू द सेम कंपनी ओनली. दिस go on rounding over there in plants and the mine side only. बट जो नॉन पिटेड प्लांट्स होते हैं, जैसे इनलैंड प्लांट्स बोलते हैं उनको हमें, जैसे विच आर वेरी फार अवे फ्रॉम द माइंस, लाइक यूपी, पंजाब, हरियाणा, विच आर very around about 1,000 kilometer and above,
उस केसेस में क्या है कि रेक का सप्लाई होता है। रेक के सप्लाई में क्या होता है कि ये जो नॉर्मली उसमें भी बॉक्स एन एच रेक्स होते हैं जो कि वैगन टिपलर के यहाँ पे अनलोडिंग होता है। सो उस केसेस में एक रेक के अंदर अराउंड 4000 टन कोल आता है। 4000 टन कोल वहां से लोड होता है एंड इट गोज टू द पावर हाउसेस। इट टेक्स अराउंड अबाउट 3 to 4 days to reach the power houses. मतलब आप रैक की बात कर रहे हैं कि एक पूरी ट्रेन में जितनी बोगी लगी होती है उसमें 4000 मीट्रिक टन आता है। 4000 58 बोगीज का एक रेक, 58 बोगीज का एवरेज एक रेक होता है एंड उसमें 4000 टन के करीब हमारे पास एक रेक के अंदर आता है। ओके, तो मैं जो समझ पाया वो ये है कि कुछ कलेक्टिव चीजें मिलकर ये थोड़ी सी कोल क्राइसिस के फॉर्म में निकल के बाहर आ गई, जैसे कि पेंडेमिक के बाद इकोनॉमी का ओपन होना और लोड बढ़ना, और दूसरा साथ में जो इंटरनेशनल इश्यूज रहे, फैक्टर्स रहे, वो भी साथ में निकल के आए, वो भी इसके साथ हो गए। कुछ कैप्टिव माइनिंग के इशू रहे, वो भी साथ में हो गए। और जो मानसून का जो रीजन रहा कि लेट मानसून, जो लेट मंथ्स में जो मानसून लगातार अगस्त और सितंबर में बारिश होती रही, मेरे ख्याल से कुछ कलेक्टिव रीजंस थे जिसके कारण से ये सिनेरियो मेरे ख्याल से पैदा हुआ है, जो आपकी बातों से मुझे पूरा समझ में आया है। ठीक है सीते जी, अब मैं एक चीज और जानना चाहता हूं, आपके हिसाब से ये सिनेरियो कितना इम्पैक्टफुल है, कितना वाकई क्राइसिस वाला है, और इससे हम कब तक इससे ईज की सिचुएशन में आ सकते हैं? मतलब हाउ लॉन्ग इट विल प्रिवेल एंड हम इससे कब ईज में आ सकते हैं? आपका एनालिसिस इस मामले क्या है? भास्कर जी, ऐसा है कि नॉर्मल कोर्स में हम हाई पीएलएफ के जो डिमांड होता है उस सीजन से हम लोग ऑलरेडी निकल चुके हैं। अभी क्या है कि जैसे ही विंटर्स आएगा थोड़ा बहुत हमारा पीएलएफ कम होंगे, डोमेस्टिक लोड कम होगा, हमारा एसी का लोड कम होगा, तो इट इज एक्सपेक्टेड दैट नेक्स्ट 15 डेज के अंदर हमारा लोड का पीएलएफ विल गो डाउन और डिमांड विल गो डाउन। नॉर्मली इन द मंथ ऑफ नवंबर इज ऑलवेज ए लो डिमांड मंथ एंड और स्पेसिफिकली अक्टूबर के बाद में कोल मटेरियलाइजेशन, द कोल कंपनीज आल्सो स्टार्टेड इंक्रीजिंग, उनका मटेरियलाइजेशन बेटर होता है बिकॉज मानसून के बाद में आफ्टर दिस मानसून के बाद में नॉर्मली within the 15-20 days after this festival is over they will start augmenting their loading and उसका जो भी dispatches बढ़ता है बिकॉज उनको अपना भी एक जो टारगेट रहता है उसको कंप्लीट करना होता है। उसके चलते हुए ये सब जो सिनेरियो बना हुआ है, it is expected that in next 15-20 days the things will start improving. Secondly, imported coal के power houses में भी गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस भी किए हैं पॉलिसीज में। They will also start supplying the power to the discoms and hopefully that will going to give us the better results. तो मतलब कुल मिला के ये चीज समझ में आ रही है कि आने वाले टाइम में जब हमारा डिमांड साइड में थोड़ा सा पीरियड लीन हो जाता है, मैं आपको बता दूं कि अभी डिमांड के हिसाब से अगर बात करें तो करीब 1,70,000 तक की मेगावाट की डिमांड इस कंट्री में समय आ रही है। लेकिन अभी जैसे ही मौसम चेंज होता है तो डिमांड साइड में डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि पंखे और एसी चलने बंद हो जाते हैं, जिस कारण से डोमेस्टिक लोड भी कम हो जाता है। 10 और 15 दिन में अगर ये चेंजेस होते हैं तो एक बहुत बड़ी राहत होगी ग्रिड के लिए भी और प्लांट लोड फैक्टर के लिए भी। उस समय प्लांट्स भी थोड़े से ईज में आ जाएंगे और एक पॉज मिलेगा अपने वापस कोयले के स्टॉक्स को मेंटेन करने का। तो ये रजनी जी के साथ आज एक अच्छा डिस्कशन हुआ। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोगों ने काफी रजनी जी से उनके वैल्यूएबल एक्सपीरियंस से चीजें सीखी हैं। रजनी जी, मुझे लगता है कि आपने बहुत ही अच्छी हमको इंफॉर्मेशन और जानकारी दी है, और आगे भी हम आपसे इस तरह की जानकारी लेते रहेंगे, आपके रिच एक्सपीरियंस का फायदा उठाते रहेंगे, और आपसे मैं लगातार टच में भी रहूंगा। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Bhaskar ji. Thank you for giving me a chance to be with you.